प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से बात करता है एक ऐसे अधिनियम की जो कंपनीज के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। इससे हम सभी परिचित हैं। जिस पर हम बात करेंगे मुख्य रूप से वह है द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का यह भारतीय कंपनी अधिनियम एक दस्तावेज है जो कंपनी के ऑपरेशंस के विषय में लगभग सारी वैधानिक बातों का समावेश करता है। ये क्या है? संक्षेप में हम जो इससे पहले का पूर्ववर्ती अधिनियम था वर्ष 1956 का, संक्षेप में उसकी भी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कुछ तुलना भी रहेगी कि क्या परिवर्तन हुए, क्या इसमें नवाचार आया, किन बातों पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया और इस तरह का हम लोग अन्य बातों पर कंपनीज एक्ट के आज के इस व्याख्यान में प्रकाश डालेंगे। तो इसमें तीन मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। पहला है, हम जानने का प्रयास करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ साथ फीचर्स ऑफ कंपनी। क्या कंपनी का आशय क्या है, कंपनी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके फीचर्स क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के क्या सेलिएंट फीचर्स है, क्या नई बातें इसमें सम्मिलित की गई, मुख्य मुख्य बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हम जो 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट में, उन अमेंडमेंट्स की भी चर्चा करेंगे। इन्हीं तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द हम आज अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले समझना आवश्यक है कंपनी क्या होती है। जब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये शब्द कंपनी क्या होता है तो इसके इटिमोलॉजिकल सोर्स पे जाते हैं, शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं कि ये शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका जो कंपनी का जो वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है जो जिसकी उत्पत्ति यदि देखी जाए तो लैटिन वर्ड कंपेनियो से निकला हुआ बताया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो लोग साथ में भोजन करते हैं, जो लोग साथ में भोजन करते हैं उनको कंपेनियो कहा जाता है लैटिन भाषा में। तो इस तरह से इसके अगर हम विकास क्रम को देखें तो ये लैटिन वर्ड, इसकी जिस तरह से हम हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हैं, दो शब्दों को अलग करके हम उसके अर्थ निकालते हैं, रमा धन ईश, उसी तरह से यहाँ पर हम कम और पानिस वर्ड को जोड़ करके कंपनीज बनाया गया। तो इसमें कम का तात्पर्य होता है विथ या टुगेदर अर्थात साथ में, और पेनिस मीन्स यहाँ पर इसका तात्पर्य होता है ब्रेड, जो हम हिंदी भाषा में उसको रोटी कह सकते हैं। तो जो लोग साथ में रोटी खाए वो कंपनी, उसकी बात हम कंपनी में करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस आशय में इसको समझ रहे हैं तो कंपनी भी एक ऐसा संगठन है जो किसी एक उद्देश्य विशेष से संगठित हुए लोगों का, जो किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, वो साथ में भोजन करने वाले लोगों का समूह कंपनी कहलाया। ठीक इसी तरह से भोजन करना यहाँ पर उद्देश्य है। इसी तरह से जब हम इस अर्थ को आगे बढ़ाते हैं तो लाभार्जन या लाभार्जन के साथ साथ जो अन्य उद्देश्यों की पूर्ति है, वे सभी कॉमन उद्देश्य है जो कुछ लोगों को एक साथ लेकर के आते हैं। वह लोगों का समूह कंपनी बनता है और इसकी कुछ वैधानिक आवश्यकताएं हैं जिसके विषय पर हम इस अधिनियम वर्ष 2013 के भारतीय कंपनी अधिनियम के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो यदि हम इसके भारतीय उद्गम की बात करें कि ये शब्द कहाँ से आया, तो कंपनी नाम का शब्द तो हम नहीं कहेंगे कि हमारे लिटरेचर में कहीं मिलता है, लेकिन कंपनी जैसे जिस आशय में इसको प्रयोग किया जाता है उस आशय में इसका प्रयोग भारत में बहुत पहले प्राचीन काल में देखा जाए तो चौथी शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, इसको ईसा पूर्व इसको देखा जाता है और उसका वर्णन मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, जिसमें आचार्य चाणक्य ने इस पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से संगठित होकर लोग अपने उद्देश्य विशेष के लिए कार्य करते हैं।
तो उसका आशय भी संभवतः कंपनीज के तकरीबन करीब करीब लगाया जाता है। और इस नाते ये एक अनुमान लगाया जाता है कि पहले भी इस तरह के संगठन हुआ करते थे। वे वैधानिक रूप से इतने सुदृढ़ और इतने रहे हो, इतना ये कहना कठिन होगा, किंतु फिर भी इसका प्रयोग, इस अर्थ का और इस आशय का प्रयोग कौटिल्यन अर्थशास्त्र में किन्हीं रूपों में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो अनुच्छेद 2 और उपधारा 20 है, वो कंपनीज एक्ट 2013 की, वो कंपनी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इनका जो आशय है वो कहते हैं कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। तो यहाँ पर उतनी वृहद चर्चा परिभाषा को लेकर वर्ष 2013 के अधिनियम में देखने को नहीं मिलती है। इसमें संभवतः कारण ये भी हो सकता है कि पहले से एक प्रचलित कानून या अधिनियम इस पर था, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था। वह इस पर विस्तृत में चर्चा करता है, विस्तार में चर्चा करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ऐसा संगठन या ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन वर्ष 2013 के इस एक्ट के तहत हुआ हो या फिर किसी पिछले एक्ट के तहत जो कि वर्ष 1956 का है, तो ऐसे संगठन को, ऐसी कंपनी को यह एक्ट कंपनी मानता है। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन की बात हुई, तो ये इनकॉर्पोरेशन मुख्य रूप से पंजीयन है या रजिस्ट्रेशन है। तो किसी भी कंपनी को ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी बनने के लिए, कानून की दृष्टि में वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए, वैधानिक व्यक्तित्व बनने के लिए मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इनकॉर्पोरेट होने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्रेशन ही उसको ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी का स्वरूप प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से बात करते हैं कि ये कोई लीगल इंस्टीट्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि एक वैधानिक साधन है जिसके माध्यम से आर्थिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो ये दोनों का समुच्चय है, यदि ऐसा कहा जाए तो वह भी गलत नहीं है। तो इस नाते हम देखते हैं कि एक वैधानिक संस्था जो कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रही है, इस अर्थ में भी हम कंपनी को समझ सकते हैं। अब एक विद्वान लॉर्ड जस्टिस है, उन्होंने किस तरह से कंपनी को परिभाषित किया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ to a common stock and employ it in some trade and business and who share the profit and loss arising therefrom. The common पहले इतने भाग को हम समझने का प्रयास करते हैं परिभाषा में। तो सबसे पहला इसका पहलू है, वो कहता है कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये पहला अंग है इस परिभाषा का। और पहले अंग में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि कम से कम इसमें दो से अधिक लोग होते हैं। यद्यपि वन पर्सन कंपनी ओपीसी का भी कॉन्सेप्ट वर्ष 2013 में अधिनियम में इसको लाया गया, जो इसका अपवाद हो सकता है इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, तो वह अपवाद यदि उसको छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स है, कई लोगों का एक एसोसिएशन है, एक संगठन है। तो वो संगठन बनाते क्यों है? जो संगठन बनाते हैं तो हु कंट्रीब्यूट मनी, जो आपस में धन का संग्रह करते हैं या धन के इक्विवेलेंट कॉमन स्टॉक का संग्रह करते हैं, और उस संग्रह को, उस स्टॉक को वे ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार और व्यवसाय में लगाते हैं, और उससे जो लाभ या हानि प्राप्त होती है उसको वो आपस में बांटते हैं। ये आधा भाग हो गया परिभाषा का। आगे चलते हैं। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी और इज कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक लोग आपस में अपनी पूंजी, अपने धन को इकट्ठा करके किसी व्यापार या व्यवसाय में लगाते हैं, तो इस तरह से जो धन एकत्रित होता है उसको पूंजी की संज्ञा दी जाती है, और उसी को आगे चल के शेयर कैपिटल भी बोला जाता है, जिसका जितना भाग उतनी उसकी शेयर होल्डिंग। तो इसी को वे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, द प्रोसेस हु फॉर्म्स इट और टू हुम इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। तो जिनकी ये पूंजी है उसको इस कंपनी का सदस्य कहा जाता है। सदस्य
हर सदस्य के पास कंपनी का स्वामित्व होता है उसी अनुपात में जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक इसी तरह से द प्रोपोर्शन टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज और हर शेयर। तो उस व्यक्ति का जैसे हमने कहा अनुपातिक अंश होता है, शेयर को हम अंश कहते हैं हिंदी में, तो जितना अंश हमारी पूंजी का है उतना ही हमारा उसमें मालिकाना हक होगा। तो ये एक बड़ी ही ऑल इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव सी परिभाषा है जिसके माध्यम से हम कंपनी को समझ सकते हैं और इसके अलावा शेयर कैपिटल को समझ सकते हैं, लाभ और हानि और कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये 2-3 मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हुए लॉर्ड जस्टिस की ये परिभाषा कंपनी को समझने में हमारी सहायता करती है। ठीक इसी तरह से अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं उनको समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में जो भी कंपनी हम अपने आसपास देखते हैं, हम तमाम कंपनीज हमारे आसपास सुनते हैं, चाहे रोजगार के उद्देश्य से, चाहे किसी न किसी उद्देश्य से हमें कंपनीज का इंटरेक्शन किसी न किसी रूप में होता है। उदाहरण के लिए आप किसी उत्पाद को खरीदते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, यदि उसके लेबल पर देखेंगे तो आप पाएंगे जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसका नाम उस पर लिखा हुआ है। तो परोक्ष रूप से वह कंपनी उत्पाद के रूप में आप तक पहुंच रही है। उदाहरण के लिए जिस लैपटॉप को या मोबाइल को इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप यूज कर रहे हैं वह भी किसी कंपनी का बनाया हुआ उत्पाद है। इस नाते आप उस कंपनी से परोक्ष रूप से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनी क्या है और किस तरह से कार्य करती है, उसके क्या वैधानिक नियम, उपनियम और रेगुलेशंस है, उनको समझने और समझाने का ये एक छोटा सा प्रयास है जो इस अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो इसमें कंपनी के कुछ विशेष फीचर्स होते हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है कंपनी, जैसा कि इसकी परिभाषा में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में हमने इसकी परिभाषा को देखा कि एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो ये परिभाषा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दी गई थी। तो उसमें ये शब्द इनकॉर्पोरेशन का प्रयोग हुआ था। तो इनकॉर्पोरेशन का यहाँ तात्पर्य होता है ई रजिस्ट्रेशन। तो एक ऐसा एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है और कंपनीज एक्ट 2000 वर्तमान 2013 के तहत रजिस्टर्ड है या पंजीकृत है। तो ऐसे एसोसिएशन को हम कंपनी कहते हैं। ये इसका पहला फीचर है। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी कंपनी को लीगल नहीं माना जा सकता। उसको लीगल होने के लिए इनकॉर्पोरेशन आवश्यक है। उसकी जो भी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया नितांत आवश्यक है। इसके बाद जो अगला फीचर है वह है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे हम एक हार्ड मास का पुतला मानव कहलाता है जिसमें एक आत्मा है, जिसकी एक चेतना है, जिसकी भावना है, इन सबको मिलाकर एक इंसान बनता है। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन वह एक ऐसा पर्सन है जो कि नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल है और लीगल है, क्यों कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति होने के नाते, आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते उसमें फ्लैश, ब्लड, कॉन्शियसनेस, सोल आदि तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक व्यक्ति के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के रूप में उसकी एक आइडेंटिटी है। ठीक इसी तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी है और जो उसके मालिक है, जो कंपनी चलाते हैं, उन दोनों को अलग अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है। मालिक की जिम्मेदारी और कंपनी की जिम्मेदारी अर्थात उनकी लायबिलिटीज दोनों की अलग अलग है और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। जो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं, दोनों अपने आप में एक स्वतंत्र इकाइयां हैं। तो इस तरह से उनको हम अलग अलग करके देखते हैं, न कि एक। बहुधा ये मान लिया जाता है जिस प्रकार एक छोटा दुकानदार होता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने बात की थी पिछले व्याख्यान में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में व्यवसाय और व्यवसायी को अलग करके नहीं देखा जाता, बल्कि व्यवसाय ही व्यवसायी है और व्यवसायी ही व्यवसाय है, ऐसा लोगों की मान्यता होती है। ठीक उसी को कई बार कंपनीज और बड़ी फर्म के केस में भी लोग एक्सटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पर दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये इसका तीसरा फीचर है। चौथा है लिमिटेड लायबिलिटी।
जैसा कि श्रीमान जस्टिस की परिभाषा में हमने समझने का प्रयास किया कि जो लायबिलिटी होती है, सबका शेयर होल्डिंग अलग-अलग है और जितनी जिसकी शेयर होल्डिंग है उसी अनुपात में वह लायबल है। अर्थात 100 रुपए की किसी कंपनी की यदि पूंजी है और 100 रुपए में से मेरे पास यदि 10 रुपए की पूंजी का मैं अंशधारक हूँ, तो मैं उस 10 रुपए के लिए ही उत्तरदायी हूँ। या हम ये कहें कि कॉल्ड अप कैपिटल, अगर पेड अप कैपिटल मेरी 10 रुपए में से 5 रुपए है और अनपेड अप 5 रुपए है, तो मैं 5 रुपए के बकाया 5 रुपए के लिए ही उत्तरदायी कहलाऊंगा। तो इस तरह से जो लायबिलिटी है मेरी, अनपेड अप के लिए ही मेरी लायबिलिटी है, बाकी के लिए मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो जितनी मेरी शेयर होल्डिंग उसी के अनुपात में मेरी लायबिलिटी या मेरा उत्तरदायित्व। ठीक इसी तरह से हम आगे चलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। तो जो इसके शेयर्स होते हैं, कंपनीज एक्ट के तहत शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स जिनके माध्यम से पूंजी कंपनी जुटाती है वे ट्रांसफरेबल होते हैं। एक से दूसरे व्यक्ति में इसका हस्तांतरण किया जा सकता है वैधानिक नियमों का पालन करते हुए। ठीक इसी तरह से हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, क्योंकि इसे एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा गया है। तो जब यह किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो और जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो मुख्य रूप से वे कंपनी स्वयं एंटर नहीं होती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वह कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में बंधती है। तो उस प्रक्रिया में वह अनुबंध तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक कि कंपनी की सील, कॉमन सील न लगी हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सील एक ऐसा आइडेंटिटी है, जैसे एक व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि उसका सिग्नेचर है। जीवंत व्यक्ति जिस तरह से सिग्नेचर करके अपनी एक आइडेंटिटी दर्शाता है, उसी तरह से कंपनी के केस में वह एक सील है। उस सील पर उस कंपनी का नाम छपा हुआ होता है और वह जब तक उस पेपर पे उसको इम्प्रिंट नहीं किया जाता तब तक उसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो जो भी आदेश या जो भी निर्देश कंपनी की तरफ से निकलता है वह अगर सील के साथ है तभी उसे वैधानिक माना जाएगा। तो हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होनी चाहिए, ये होती है, ये उसका अगला फीचर है। ठीक इसी तरह से बात करते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी एक ऐसी संस्था है, जैसा कि हमने कहा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मालिक से कंपनी अलग है और दोनों के लायबिलिटीज और जो अकाउंट्स है वो भी अलग है इस तरह से। तो उसमें व्यक्ति का एक जीवन होता है और वह अपना जीवन पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसमें बर्थ तो होता है, लेकिन मृत्यु जैसा कोई प्रश्न यहाँ पर हम नहीं खड़ा करते। तो इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यह सतत चलने वाली संस्था है, जिसमें कि इसके ओनर्स या प्रमोटर्स आप जो भी कह लें, वे बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी जब तक कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति न हो जाए या जो भी आवश्यक उसके उद्देश्य है, विजन मिशन है, उस पर वो पूर्ण रूप से कार्य न कर। तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए, वाइंडिंग अप आदि जो हम कंपनीज एक्ट के तहत डिस्कस करते हैं, उसको छोड़ दिया जाए, तो मूल रूप से यह सतत चलने वाली संस्था है। इसका एग्जिस्टेंस परपेचुअल होता है। इसके ओनर्स या इसके एजेंट्स या इसके जो मैनेजमेंट है ये बदलता रह सकता है, लेकिन कंपनी सतत चलती रहेगी। ठीक इसी तरह से अगला है प्रोफिशिएंट मैनेजमेंट, कि यह एक औपचारिक प्रबंधन के तहत कार्य करती है। जो भी इसके कार्य होते हैं वह अलग अलग स्तर के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रमोटर्स होते हैं, इसमें मैनेजर्स होते हैं, हायरार्की होती है कंपनीज की, हर लेवल के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं और उसी के अनुरूप यह कार्य करती है। क्योंकि यह एक वृहद संस्था है, सामान्य रूप से यदि देखें तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में शेयर तुलना पिछले व्याख्यान में देखने का प्रयास किया था। तो उसमें कंपनी का स्वरूप एक बड़ा वृहद स्वरूप है, जिसमें कि शेयर होल्डिंग के माध्यम से कई मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जुड़े हुए होते हैं। इस नाते वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि संगठन सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए इसके जो मैनेजमेंट है उसको प्रोफिशिएंट मैनेजमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। कहा जाता है कि यह बड़े ही औपचारिक रूप से चलता है। तो ये कुछ इसके सामान्य भाषा में हमने कंपनी के फीचर्स को समझने का
प्रयास किया। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं जो हमारा अभी हाल ही में आया वर्ष 2013 का दी इंडियन कंपनीज एक्ट। इस पर इसके कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारा इससे पहले का पूर्ववर्ती जो कानून था, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले कंपनीज के बिजनेस को गवर्न करने के लिए लाया गया वह वर्ष 1956 में लाया गया, द कंपनीज एक्ट 1956। और उसके बाद ये सेकंड मेजर कहना चाहिए कि परिवर्तन है जो कि 2013 में लाया गया देश काल और परिस्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुए। वर्ष 2013 में इसमें बड़े बदलाव किए गए, तो इसका वर्ष 2013 में वो सारे परिवर्तन हुए। और इस 2013 में जो परिवर्तन हुए उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य फोकल पॉइंट था वह था कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान दिया गया, और साथ ही जो शेयर होल्डर्स थे उनको एम्पावर किया गया, सशक्त बनाया गया। अब यदि इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें, कुछ तथ्यों की बात करें, तो जो वर्ष 1956 का अधिनियम था उसमें टोटल 13 भाग थे, जबकि वर्ष 2013 में ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। चैप्टर्स की अगर बात करें तो टोटल 26 अध्याय थे 1956 के अधिनियम में, जबकि 2013 में ये बढ़कर 29 हो गए हैं। यदि हम अनुच्छेदों की बात करें, धाराओं की बात करें, तो 658 धाराएं थी वर्ष 1956 के एक्ट में, जबकि 2013 में ये घटकर 40 कर दी गई। अगर शेड्यूल्स की बात करें, तालिकाओं की बात करें, तो कुल 15 तालिकाएं वर्ष 1956 के अधिनियम में थी, जबकि 2013 में इसको घटाकर 7 कर दिया गया। अब इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण सेलिएंट फीचर्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास एक्शन सूट को इंट्रोड्यूस किया गया मुख्य रूप से शेयर होल्डर्स के लिए, और इसमें उनके अवेयरनेस और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ संक्षिप्त प्रयास दिखते हैं। ठीक इसी तरह से शेयर होल्डर्स को ये अधिक पावर देते हैं, सशक्त बनाते हैं, और उस सशक्त बनाने का जो माध्यम है कि जो उनके ट्रांजैक्शंस है उनको मैंडेट किया गया, उनके अप्रूवल को मैंडेट किया गया। साथ ही साथ ये एक्ट बात करता है नारी सशक्तिकरण पे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है उसमें कम से कम एक महिला का होना नितांत आवश्यक है। हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक महिला आवश्यक रूप से होनी चाहिए नए एक्ट के अनुसार। ठीक इसी तरह से इसमें जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन पर इसमें ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ इसने इन दोनों ने रिप्लेस किया कंपनी लॉ बोर्ड को और बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको BIFR के नाम से हम प्रचलित रूप से जानते हैं, जिससे कि जो कोर्ट्स है उनका बर्डन जो है कम हो सके कुछ विशेष क्षेत्रों में। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ फास्ट ट्रैक और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट की गई मुख्य रूप से मर्जर्स एंड एमालगमेशन को लेकर के। साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स है, अगर प्रायर परमिशन RBI से हो तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स भी किए जा सकते हैं। ये कुछ नई बातें इसमें जोड़ी गई। ठीक इसी तरह से डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को पे प्रतिबंध लगाया गया कि किसी भी तरह के कॉल एंड पुट ऑप्शंस के माध्यम से वे कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनको प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है पहले से। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। ठीक इसी तरह से जो अधिकतम संख्या है किसी भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप की, उसको 100 तक सीमित किया गया, और अपवाद स्वरूप कुछ प्रोफेशनल्स या पेशेवरों के द्वारा जो एसोसिएशन बनाए जाते हैं, उदाहरण के लिए वकीलों के द्वारा, सनद लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा, या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, तो इनको यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सामान्य जो एसोसिएशन या पार्टनरशिप होते हैं उसकी अधिकतम संख्या को 100 तक फिक्स किया गया, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में लगभग 20 हुआ करता था, तो इसको बढ़ा करके अब 100 कर दिया गया है।
ठीक इसी तरह से एक नए कॉन्सेप्ट को प्राइवेट वन वन पर्सन कंपनी ओपीसी का कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया, जिसमें कि केवल एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर होगा, जो कि कंपनीज एक्ट में ये कुछ अलग था। 1956 के अधिनियम में हम देखें तो वहां पर कम से कम 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर का प्रावधान था प्राइवेट कंपनी के केस में, जो कि अब घटाकर ओपीसी बना दिया गया, वन पर्सन कंपनी, जिसमें कि 1 डायरेक्टर एंड 1 शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इसमें कुछ एंट्रेंचमेंट या एक्स्ट्रा लीगल सेफगार्ड दिए गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से, और ई गवर्नेंस जो कंपनीज के लिए है, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्टिंग ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इस तरह के भी प्रोविजन इसमें जोड़े गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसको देखते हुए इनको जोड़ा गया। ठीक इसी तरह से इसमें कहा गया कि एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो इससे एक रेस्ट्रिक्शन लगा कि जो इतने दिन कम से कम भारत में रहता हो, ऐसा ही व्यक्ति डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित हो सकता है। तो ये भी एक प्रावधान इसमें जोड़ा गया। ठीक इसी तरह से कुछ अन्य प्रावधान हैं जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है, जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो किसी भी तरह मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, लगातार 2 टर्म तक नहीं रह सकता, एक ही टर्म तक वो सर्व करेगा। ठीक इसी तरह से जो बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 7 दिन पहले नोटिस निकालना होगा, ये बातें इसमें सम्मिलित की गई। और ये या तो हार्ड कॉपी के द्वारा होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक में भी ईमेल के थ्रू हो सकता है, इन बातों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। जबकि वर्ष 1956 के अधिनियम में हम देखते हैं कि डायरेक्टर को फाइड्यूशियरी ड्यूटी असाइन की गई थी, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 इसको पुनर्परिभाषित करता है। ठीक इसी तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लॉज को इसमें सम्मिलित किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट है, सीएसआर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कुछ श्रेणी की कंपनीज के लिए ये अनिवार्य आवश्यकता हो गई है कि उन्हें अपने पिछले 3 वर्ष के लाभ का औसत 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में खर्च करना अनिवार्य है, और वो खर्च नहीं कर पाते हैं तो उसे एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना होगा, जिसको कि बाद में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में भी राहत कोष में भी भेजा जा सकता है। ठीक इसी तरह से कुछ अन्य बातों को भी इसमें जोड़ा गया। उदाहरण के लिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को बढ़ा करके 200 कर दिया गया, जो कि पहले 50 थे। ठीक इसी तरह से जो रिहेबिलिटेशन और लिक्विडेशन प्रोसेस है कंपनीज की फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसको भी वर्ष 2013 वाले अधिनियम में जोड़ा गया। ठीक इसी तरह से अन्य कई बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया, चाहे वो ऑडिटर्स की नियुक्ति हो, चाहे ऑडिट प्रोसेस हो। इसमें रोटेशन की बात की गई कि जो ऑडिटर्स होंगे वो रोटेशन पे कार्य करेंगे। ठीक इसी तरह से कंपनी को इंडेमनीफाई करने का अधिकार देता है वर्ष 2013 का अधिनियम। इंडेमनीफाई करना अर्थात हानि से बचाने की बात करता है, जबकि यही बातें वर्ष 1956 के अधिनियम में भी थी, उसी को यहाँ पर 2013 में भी लाया गया। ठीक इसी तरह से अगर हम 19 की बात करें, कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए वर्ष 2019 में, तो उन अमेंडमेंट्स में जो हम बात कर रहे थे कि अब सीएसआर का जो अनस्पेंट अमाउंट है वो स्पेशल अकाउंट के पर्पस से सेपरेटली मेंटेन किया जाएगा, और यदि वो अनस्पेंट अमाउंट यदि 3 वर्षों तक खर्च नहीं होता है तो इसको एक स्पेसिफाइड फंड में, जो कि शेड्यूल 7 में दिया गया है इस अधिनियम के, तो इसमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष में भी इसको भेजा जा सकता है। ठीक इसी तरह से इस एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं वो एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं कंपनी के नाम से, तो इसका भी प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। और
16 तरह के जो माइनर ऑफेंसेस दिए गए थे, वे सभी उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया और उनको अब सिविल डिफॉल्ट की श्रेणी में रखा गया। अब संक्षेप में हम कंपनीज और इसके कुछ प्रकारों की बात करेंगे और इसकी विस्तृत चर्चा हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम समझ चुके हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनीज एक्ट के 2013 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इसके तहत कुछ कंपनी के अलग अलग प्रकार हैं और एक और परिभाषा है जिसको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने फीचर्स देखे उन्हीं फीचर्स को यहाँ पर एक साथ रख के इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया कि इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, a common seal and a common capital comprised of transferable shares and limited liability। तो जो फीचर्स हमने पढ़े उन्हीं फीचर्स को एक साथ रख के कंपनी को परिभाषित करने का प्रयास करती है यह परिभाषा। तो इसके आधार पर हम पाते हैं कि कुछ कंपनी के अलग अलग फॉर्म्स या टाइप्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उसके साइज के आधार पर कंपनीज को स्मॉल कंपनीज एंड अदर कंपनीज में बांटा जा सकता है। कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक इसी तरह से नंबर ऑफ मेंबर्स में 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के रूप में बांटा जा सकता है। यद्यपि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से संबंधित है। 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, तो इस नाते दोनों एक भी हो सकते हैं, लेकिन इसको अलग से बताना समझ की दृष्टि से बेहतर रहता है। ठीक इसी तरह से अगर हम लायबिलिटी की बात करें, जो दायित्व है उसके आधार पर अगर देखें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। तो इन प्रकारों पे विस्तृत चर्चा हम आगामी स्लाइड्स में करेंगे। ठीक इसी तरह से एक्सेस टू कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल वे कहाँ से जुटाएगी, पूंजी अपनी कहाँ से जुटाएगी, तो उस आधार पर अगर हम इसको देखें तो एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक अनलिस्टेड कंपनी। उदाहरण के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वे अपनी पूंजी पब्लिक से जुटाती है, जबकि अनलिस्टेड कंपनी के पूंजी जुटाने के अपने विशेष तरीके हैं जिसको यह अधिनियम जिस पर बात करता है। तो इस तरह से हमने कंपनीज के एक्ट जो अधिनियम है वर्ष 2013 का, उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, कंपनी क्या है उसको समझने का प्रयास किया और समापन में हमने उसके कुछ प्रकारों को समझने का प्रयास किया, मुख्य रूप से उनके नामों से अभिज्ञ हुए। अब आगामी व्याख्यान में हम इन प्रकारों की विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।